डियर स्टूडेंट्स, वेलकम विद फार्मा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टैबलेट्स, जो आपका फार्मास्यूटिक्स का एक टॉपिक हो जाएगा। तो हम सबसे पहले पता करते हैं टैबलेट्स क्या होती हैं। तो टैबलेट्स क्या है आपकी, ये आप यूनिट डोजेज फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है? यूनिट डोजेज फॉर्म। टैबलेट्स आर यूनिट डोजेज फॉर्म। यूनिट डोजेज फॉर्म होती हैं, सॉलिड डोजेज फॉर्म भी बोल, सॉलिड डोजेज फॉर्म, यूनिट डोजेज फॉर्म। ठीक है, तो टैबलेट्स आपकी सॉलिड डोजेज फॉर्म, यूनिट डोजेज फॉर्म। दूसरा क्वेश्चन आता है कि टैबलेट किससे बनी हुई होती है ना, टैबलेट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो लिख लीजिए, फर्स्ट क्या होगा आपका, क्या होते हैं? सॉलिड डोजेज फॉर्म। दूसरा क्या होता है? यूनिट डोजेज फॉर्म, यानी कि आप एक एक टैबलेट को ले सकते हैं, यूनिट डोजेज फॉर्म। अब बात करते हैं टैबलेट्स, जैसे ये मान लीजिए आपने राउंड शेप वाली टैबलेट मान लीजिए, ठीक है, ये टैबलेट मान ली हमने। तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं? तो सबसे पहले क्या होता है आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये आपकी फुल फॉर्म पूछी हुई है एग्जाम में, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स। दूसरा आपका क्या इसमें प्रेजेंट होते हैं? एडिटिव्स। एडिटिव या इन्हीं को क्या बोला जाता है? एक्सीपिएंट्स। एडिटिव या एक्सीपिएंट्स बोला जाता है उनको, एडिटिव या एक्सीपिएंट्स, एडिटिव या एक्सीपिएंट्स है तुमको। एक टैबलेट के अंदर कोई भी आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे? उसके अंदर क्या होता है? एक आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, जो आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो आपके ड्रग, जैसे सिंपल एग्जांपल के तौर पर हम पैरासीटामोल देखते हैं। आपसे कोई पूछे कि पैरासीटामोल के अंदर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या है, तो क्या बताएंगे आप? पैरासीटामोल। ठीक है, उसके अलावा उसमें और भी चीज़ें होती हैं, आप धीरे धीरे मैं आपको इसी टॉपिक में आगे बताता जाऊँगा। ठीक है, अब आती है बात कि ये आपकी टैबलेट है। टैबलेट बनती कैसी मशीन में है ना, जो इसकी बेसिक मशीन है उसके बारे में बताता हूँ आपको। टैबलेट बनती कैसे है, कौन सी मशीन से बनती है। ओके, तो इसमें ये आपका देखिए, मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो डायग्राम अच्छा बनाना नहीं आता, ठीक है। ये आपकी एक स्ट्रक्चर बनाई मैंने। ये देखिए, सबसे पहले इसका नाम पूछा जाता है आपका, इसका नाम होता है हुपर। ये क्या होता है आपका? हुपर। इस हुपर का काम क्या होता है? आपके जो मटेरियल होता है, होल्ड, क्या करता है? आपके मटेरियल को होल्ड करने का काम करता है। मटेरियल क्या हो गया? जैसे आपने जो भी ड्रग ली है, जो भी एक्सिपिएंट्स लिए हैं, इन सबको होल्ड करने का काम करेगा ये आपका, ठीक है। होल्ड दी मटेरियल्स, होल्ड दी मटेरियल्स। या आप दूसरा क्या बोल सकते हैं? फीड, ठीक है। फीड को क्या करने का काम करता है? होल्ड करने का काम करता है। ये हो गया आपका ऊपर, ठीक है। जो ये नीचे उसके रहता है, इसको क्या बोला जाता है? फीडिंग यूनिट। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार कि ऊपर का काम बताइए, फीडिंग यूनिट का काम बताइए, ठीक है। उसके बाद ये जो मैंने गोल सा बनाया है, ये क्या होती है आपकी? डाई। ये क्या होती है? डाई, ठीक है। डाई के ऊपर ये पंच, ये नीचे वाला लोअर पंच, नीचे वाला क्या हो गया? लोअर पंच। ऊपर वाला क्या हो गया? ये वाला अपर पंच, अपर पंच। लोअर पंच और अपर पंच आपस में जुड़े हुए होते हैं। लोअर पंच और अपर पंच आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टॉरेट्स। क्या बोला जाता है इसको? टॉरेट। लोअर पंच और अपर पंच आपस में जुड़े होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? टॉरेट्स, ठीक है। इस लोअर पंच के नीचे और अपर पंच के नीचे एक आपका ऐसे घूमने वाला पहिया लगा होता है, ठीक है, जो इसको घुमाने का काम करता है। ओके,
ऐसे ही है, ऊपर की तरफ भी एक लगा हुआ होता है इसके पास, ये आपका इस दिशा में रोटेट होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इनके कंप्लीट जो जो नाम लिखाए जाएंगे उनको नाम याद रखने हैं सबके, और इनके काम याद रखने हैं। इसको पहिए को क्या बोलते हैं, काम ट्रैक। इसको क्या बोला जाता है, काम ट्रैक। ये क्या करता है, जो आपका कंप्रेशन स्टेशन है ना, इसको और भी क्या बोलते हैं, कंप्रेशन स्टेशन। ये जो भी आपका पंच है उसको क्या करेगा, ये आपका पंच को कंप्रेस करने का काम करता है। कौन से पंच को, ये नीचे वाला लोअर पंच को, ऊपर वाला अपर पंच को। तो अगर इसका काम ट्रैक का आपसे काम पूछ लिया जाए, कंप्रेशन स्टेशन का काम पूछ लिया जाए, तो क्या आएगा आपका, गाइड। ये इसके वर्क पूछे जाते हैं, ठीक है, गाइड ऑफ पंच मूवमेंट, गाइड ऑफ पंच मूवमेंट। ये हो गया आपका काम ट्रैक का काम। अब इसके बाद अगला क्या लिखा आपका, डाई। डाई का क्या क्या होता है, गिवन साइज एंड शेप ऑफ टैबलेट्स। जिस आप साइज और शेप की डाई लगाएंगे उसी साइज, अगर आप राउंड शेप की डाई लगा रहे हैं तो राउंड शेप की टैबलेट बनेगी। ठीक है, अगर आप लंबे वाली टैबलेट बना रहे हैं, ठीक है, ये इस चौकुटी बना रहे हैं तो इस तरह की बनेगी। जिस भी तरह की आप डाई यूज करेंगे, ये वाली डाई, उसी तरह की आपकी क्या बनेगी, टैबलेट्स। तो डाई का काम पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, गिवन साइज एंड शेप ऑफ टैबलेट। ठीक है, फीडिंग यूनिट। फीडिंग यूनिट का क्या काम होता है, ये मटेरियल को कहाँ से, यानी फीड को कहाँ से लेके आती है, ऊपर टू, कहाँ लेके जाती है, ऊपर टू डाई। ओके, ऊपर टू डाई में लेके जाती है। अगला टॉरेक्स का काम बताया था मैंने। टॉरेक्स क्या काम करता है, कनेक्ट, कनेक्ट अपर पंच एंड लोअर पंच। अपर पंच और लोअर पंच को कनेक्ट करने का काम कौन कर सकता है, आपका टॉरेक्स करते हैं। उसके बाद है कि ये ऊपर में हमने क्या भरा हुआ है, यूनिट फीड भरा हुआ है। फीड में क्या क्या आता है आपका, एपीआई आता है प्लस उसके साथ एक्सीपिएंट्स आता है। ठीक है, अब ये कैसे काम करती है मशीन, जैसे आपको जो भी ड्रग, जो भी टैबलेट बनानी है, उस टैबलेट को बनाने के लिए हमने क्या डाला उसके अंदर, फीड। फीड में क्या क्या आ जाएगा आपका, एपीआई। जो टैबलेट है, जैसे डाइजीपाम, मान लो डाइजीपाम टैबलेट बना तो डाइजीपाम एपीआई हो गया उसका। या आपका पैरासीटामोल बना तो पैरासीटामोल, निमोस्लाइड बना निमोस्लाइड, वो क्या हो गया आपका एपीआई। उसके साथ जो उसके इंग्रेडिएंट साथ में काम आएंगे वो क्या होते हैं, एक्सिपेंट्स। तो उनको आपने जो भी रेशियो था आपका, उस रेशियो में इसमें आपने फीड इसके अंदर, किसके अंदर डाल दिया, ऊपर के अंदर। ऊपर का काम होल्ड द मटेरियल्स। ठीक है, ऊपर से जैसे आपने डाला तो जैसे मशीन चलेगी तो ये किस में चला जाएगा, आपकी फीडिंग यूनिट में। फीडिंग यूनिट का काम क्या होता है, फीडिंग यूनिट करती है ऊपर टू डाई में। ठीक है, फीडिंग यूनिट क्या करती है, आपका मटेरियल को कहाँ से कहाँ लेके जाती है, इस ऊपर से यहाँ से लेके कहाँ जाएगी, इधर की तरफ लेके जाएगी। तो ये काम किसका हो गया, फीडिंग यूनिट का। तो आपसे पूछे फीडिंग यूनिट का काम क्या था, ऊपर टू डाई किसको लेके जा रही है, आपके एक्सीपिएंट्स प्लस एपीआई, यानी कि आपके फीड को। ठीक है, फीडिंग यूनिट काम हो गया, फीड को कहाँ से लेके जाएगी, ऊपर से डाई में। फिर उसके बाद ये आ गया आपकी डाई। ये क्या आ गया आपकी डाई। डाई का काम क्या होता है, गिवन साइज एंड शेप ऑफ टैबलेट्स। ठीक है, साइज और शेप दे देगा, टैबलेट कैसे देगा, जैसे ये काम ट्रैक मशीन आपकी चलेगी, काम ट्रैक ये इस तरफ घूमेगा, यानी कि ये इसको ऊपर की तरफ धक्का लगाएगा। ठीक है, और ऊपर वाला घूमेगा ऐसे तो उसको किसकी तरफ, नीचे की तरफ धक्का लगाएगा। तो इसके बीच में आपकी टैबलेट बनती है। ठीक है, जैसे इसके अंदर फीड आ गया, मटेरियल भर गया, ये खाली स्पेस था, मटेरियल भरा, तो नीचे वाले ने क्या करा, यहाँ पे इसको रोक दिया, यानी कि लोअर पंच ने यहाँ रोक दिया, इससे नीचे आपको फीड जाएगा नहीं। अपर पंच ने क्या करा, अपर पंच ने किया ऊपर से धक्का मारा, धक्का मारा तो टैबलेट ने शेप ले ली। ठीक है, फिर अपर पंच ऊपर की तरफ हो जाएगा, लोअर पंच नीचे से धक्का मारेगा, जिससे आपकी टैबलेट बाहर की तरफ निकल जाएगी। ठीक है, जिससे आपकी टैबलेट की तरफ निकल जाएगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी। ओके, बाहर की तरफ निकलेगी तो जैसे यहाँ से इकट्ठा करने के लिए नीचे ड्रम जैसा स्ट्रक्चर रखा हुआ होगा, उसके अंदर आपकी टैबलेट्स गिरती रहेंगी। जो ये स्ट्रक्चर लगी हुई होती है जहाँ से टैबलेट निकल के ड्रम के अंदर जा रही है, इसको बोलते हैं च्यूटी। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है च्यूटी। जो क्या करती है, यहाँ से डाई से उसको ड्रम तक, जो भी आपकी कलेक्टिंग यूनिट है ना, कलेक्टिंग जो यूनिट है वहाँ तक ले जाने का काम कौन करती है, आपकी च्यूटी। तो ये हो गया आपकी मशीन, ये आपकी बेसिक टैबलेट। ठीक है, बेसिक मशीन है टैबलेट फॉर्मेशन के लिए। ये आपने जब लैब में पढ़ा होगा, जब बी फार्मा डी फार्मा किया होगा तो उस टाइम लैब में भी आपको ये मशीन दिखाई गई होगी।
ठीक है, वो हाथ से जैसे अपन रोटेट करते हैं अपर पंच लोअर पंच वाली मैकेनिज्म उसमें आपने देखी हुई होगी। तो ये हो गया आपकी टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग मशीन। ठीक है, ये आपसे इसके क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे डाई का पूछ लिया जाता है, डाई क्या करते हैं, गिवन साइज एंड द शेप। ओके, लोअर पंच और अपर पंच को कौन जोड़ता है, टोरेंट जोड़ता है। ऊपर का क्या काम होता है, होल्ड द मटेरियल, फीडिंग यूनिट का क्या काम करता है, ऊपर टू डाई में आपके फीड को लेके जाता है। काम ट्रैक का काम क्या करता है, गाइड ऑफ पंच मूवमेंट, जैसे नीचे वाला क्या करेगा, ऊपर की तरफ धक्का देगा, ऊपर वाला नीचे की तरफ धक्का देगा, दोनों एक साथ धक्का नहीं देते, पहले नीचे वाला अपनी जगह पे यहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है, ऊपर से मटेरियल आया यहाँ टैबलेट के अंदर, मतलब मटेरियल यहाँ आ गया, आपको ऊपर पंच ने नीचे की तरफ धक्का मारा, यानी कि टैबलेट ने शेप ले ली। जब टैबलेट इसके अंदर शेप लेती है तो लोअर पंच फिर ऊपर की तरफ धक्का मारता है और टैबलेट बाहर इजेक्ट हो जाती है। इजेक्ट होने के बाद आपकी कलेक्टिव यूनिट में जाती है और आपकी टैबलेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, ये हो गया आपका टैबलेट की जो मैन्युफैक्चरिंग मशीन है उसके बारे में हो गया। ठीक है, इसके बारे में जो जो चीज़ें बताई सब याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताई जा रही, फालतू फालतू का आपको कुछ नहीं बताया जा रहा है वहाँ पे। अब उसके बाद आती है आपकी टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के मेथड्स, मेथड ऑफ टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग, इसको नोट कर लेना। अगला आपका मेथड्स ऑफ टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। मेथड्स मेथड्स ऑफ टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग, कौन कौन से मेथड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कौन कौन से मेथड होते हैं। तो दो मेथड होते हैं मेनली, एक तो डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट कॉम्प्रेशन, ठीक है, डायरेक्ट कॉम्प्रेसिंग मेथड। इस मेथड में क्या किया जाता है, आपका क्या थी आपकी फीड, फीड में क्या था आपका एपीआई प्लस एक्सिपिएंट्स। फीड की क्या होती है, जिस फीड की गुड, क्या गुड, गुड फ्लो प्रॉपर्टी, जिस फीड की गुड फ्लो प्रॉपर्टी होगी और जिसकी गुड कॉम्प्रेसिबिलिटी होगी। ठीक है, कॉम्प्रेसिबिलिटी, तो जिसकी गुड फ्लो प्रॉपर्टी हो और गुड कॉम्प्रेसिबिलिटी हो उस फीड को क्या कर दिया जाता है, डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड से उसकी टैबलेट्स बना दी जाती हैं। ओके, इसमें कैसे करते हैं, जैसे आपको बताया जाए तो डायरेक्ट आपने ऊपर के अंदर मटेरियल डाला, ऊपर से क्या आएगा, फीडिंग यूनिट से होता हुआ आपके डाई के अंदर आया, डाई के अंदर आने के बाद लोअर पंच और अपर पंच ने अपना काम कर टैबलेट का फॉर्मेशन हो जाता है। गुड कौन सी है इसमें, अगर जो अच्छे से फ्लो करता हुआ आएगा, यानी कि ऊपर के अंदर नहीं अटकेगा, फीडिंग यूनिट के अंदर नहीं अटकेगा, उस मटेरियल को आप डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड से बना सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी जिसकी अच्छी कंप्रेस हो सकते हैं, यानी कि उसके टाइट टैबलेट्स बन जाएं। ठीक है, नहीं तो वरना अगर आपने किसी भी मटेरियल को कंप्रेस किया तो ऐसा थोड़ी है कि एकदम से टैबलेट का यानी कि हार्ड शेप ले लेगा। तो जिसकी गुड फ्लो प्रॉपर्टी और गुड कंप्रेसिबिलिटी हो उस टैबलेट्स को क्या करते हैं, डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड से आप टैबलेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये हो गया इसका फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड है इसका आपका ग्रेन्युलेशन मेथड, ग्रेन्युलेशन मेथड। तो ये आपका मेथड भी पूछे हुए हैं, कितने टाइप के मेथड्स होते हैं। ठीक है, ग्रेनुलेशन मेथड में कौन सी जो आपका प्रिपरेशन कौन सी ड्रग्स का बनाया जाता है जिसमें क्या होता है, पुअर फ्लो प्रॉपर्टी, पुअर फ्लो प्रॉपर्टी। ठीक है, पुअर फ्लो प्रॉपर्टी। तो आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जिसकी गुड फ्लो प्रॉपर्टी और गुड कंप्रेसिबिलिटी, तो उस टैबलेट्स को किस फॉर्म में किस आप मेथड से बनाएंगे, तो डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड से। जिसकी पुअर फ्लो प्रॉपर्टी है उसको कौन सी मेथड से बनाएंगे आप, ग्रेनुलेशन मेथड से। ठीक है, ग्रेनुलेशन मेथड्स में आगे टू टाइप आते हैं, एक आपका आता है ड्राई ग्रेनुलेशन। कौन सा ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन। तो ड्राई ग्रेनुलेशन कौन सी ड्रग्स के लिए किया जाता है, जिनकी क्या हो, गुड कॉम्प्रेसिबिलिटी, जिसकी क्या हो, गुड कॉम्प्रेसिबिलिटी। ठीक है, जिसकी गुड कॉम्प्रेसिबिलिटी है उसको क्या बनाया जाता है, डायरेक्ट ग्रेनुलेशन मेथड से। इसका एग्जाम्पल आता है आपकी, ये याद रख लेना, पूछा जाता है एस्प्रिन। एस्प्रिन को कौन से मेथड से बनाया जाता है, ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड से। और दूसरे आपकी वाइटामिन की जो टैबलेट आती है। ठीक है, एस्प्रिन टैबलेट और आपकी वाइटामिन टैबलेट हो गया। इसके लिए आपकी एक मशीन यूज की जाती है। ठीक है, अभी उसके बारे में बताता हूँ आपको। इसके बारे में एक आपकी मशीन यूज करते हैं बेसिकली, इस मशीन को बोला जाता है चिल्सोमेटर।
कौन सा नेटवर्क, चिल्सो नेटवर्क। इसमें क्या होता है, जैसे ये आपका ऊपर हो गया, कोई भी मशीन होगी फीडिंग यूनिट के लिए ऊपर होगा, ठीक है। ऊपर के नीचे क्या लगे हुए होते हैं, दो रोलर लगे हुए होते हैं। ऊपर के जस्ट नीचे क्या, दो रोलर हो गए, यानी कि हम क्या बना रहे हैं, ड्राई ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या भर दिया, आपका फीड भर दिया। इसके अंदर क्या भरा हमने, फीड। एग्जाम्पल के तौर पे लिख देता हूँ मैं, एस्पिरिन या वाइटामिन का कुछ भी अपने फीड भरा। एस्पिरिन मान लीजिए, ये रोलर एक इस तरफ मूवमेंट करेगा, एक रोलर इस तरफ मूवमेंट करता है, ठीक है। दोनों रोलर एक दूसरे तरफ मूवमेंट करेंगे, फिर ये मूवमेंट करेंगे और यहाँ से आपको क्या आ रहा है, फीड ऊपर से। तो ये जब नीचे की तरफ निकलेगा किस फॉर्म में बन के निकलेंगे, स्लग, क्योंकि जिस ड्रग की ये किस प्रोसेस कर रहे हैं, जिसकी गुड कंप्रेसिबिलिटी हो, ठीक है, स्लग का फॉर्मेशन होगा। ये बहुत बार पूछा गया है कि कौन सी ड्रग्स को स्लगिंग मेथड से बनाया जाता है, यानी कि ग्रेन्यूल्स को। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्लगिंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, स्लगिंग प्रोसेस, याद रहेगा, स्लगिंग प्रोसेस। इसके नीचे क्या लगी हुई होती है, आपकी एक सील लगी हुई होती है, यानी कि छलनी। इसके नीचे क्या लगी है, आपकी सील। इसके ऊपर से आपका क्या होता रहेगा, आपका ग्रेन्यूल्स आते रहेंगे, और जो पाउडर फॉर्म में होगा वो आपका नीचे की तरफ आ जाएगा। तो हम ग्रेन्यूल्स को लेंगे, ग्रेन्यूल्स लेने के बाद दूसरी जो मशीन हमने ऊपर बताई थी, ठीक है, दूसरी जो मशीन थी ऊपर बताई थी, ये उसका ऊपर हो गया, ये ऊपर हो गया, ये इसकी फीडिंग यूनिट हो गई। यहाँ पे क्या लगी हुई थी, आपकी डाई। यहाँ पे क्या लगी हुई थी, डाई। ऊपर अपर पंच, नीचे लोअर पंच। यहाँ से क्या आया, ग्रेन्यूल्स आए। कौन सी, ये वाले जो स्लगिंग प्रोसेस से बने थे, ये ग्रेन्यूल्स आए। ग्रेन्यूल्स यहाँ डाई के अंदर आते गए, ठीक है, डाई फिल हुई। अपर पंच और लोअर पंच ने अपना अपना काम किया। अपर पंच ने पहले क्या किया, ऊपर से धक्का दिया। ऊपर से धक्का दिया, किसकी सहायता किससे देगा, ये काम ट्रैक की सहायता से, ठीक है, याद रखना है, काम ट्रैक की सहायता से ऊपर नीचे तरफ धक्का दिया। फिर जैसे ही ये आपकी फोम टैबलेट बन गई, फिर नीचे वाले काम ट्रैक में, यानी कि इसको पंच को इसको लोअर पंच को मूवमेंट करवाया ऊपर की तरफ, और टैबलेट आपकी बाहर रिजेक्ट हो गई, और यहाँ नीचे जो आपकी कलेक्टिंग यूनिट थी उसके अंदर जाके स्टोर हो गई। तो इस तरह से आपकी ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड से प्रोसेस की जाती है। इस मशीन का क्या नाम है, ये याद रख लेना, इस वाली का, इसका डायग्राम है आपका चिल्सोनेटर। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा हुआ, चिल्सोनेटर रोलर कॉम्पैक्टर, चिल्सोनेटर रोलर कॉम्पैक्टर, ये नाम आपको याद रखना है, चिल्सोनेटर रोलर कॉम्पैक्टर। तो इसमें पूछा जाएगा कि ये क्या काम आती है, तो क्या काम करती है, स्लगिंग प्रोसेस में यूज की जाती है। स्लगिंग, किन ड्रग की स्लगिंग प्रोसेस की जाती है, वो ड्रग जिनकी गुड कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे एस्पिरिन और वाइटामिन। जो पढ़ाया जा रहा है इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये आपका कंप्लीट डिटेल स्टडी है टैबलेट्स के बारे में। उसके बाद अगला आता है आपका वेट ग्रेनुलेशन, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी वेट ग्रेनुलेशन। वेट ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन, इसमें क्या किया जाता है आपका, सबसे पहले क्या लेंगे आप, एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट था आपके पास, उसके अंदर क्या डाला जाएगा, एक्सिपिएंट्स डाले जाएंगे, ठीक है। एक्सिपिएंट्स डाले आपने, जो भी एक्सिपिएंट्स के बारे में अभी हम आगे पढ़ लेंगे, कौन सा एक्सिपिएंट्स किस ड्रग के साथ यूज किया जाता है। एक्सिपिएंट डाले, एक्सिपिएंट्स के अंदर हम क्या डालेंगे, स्टार्च पेस्ट, क्या डाला जाएगा आपका, स्टार्च का पेस्ट। स्टार्च का पेस्ट बन गया, जैसे हम आटा लगाते हैं रोटी बनाने के लिए, तो वैसा आप एक बनाएंगे आटे जैसा, ठीक है। फिर उसको क्या करेंगे, सीव से छान लेंगे, इससे मतलब छलने से उसको फोर्सफुली निकालेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, फोर्सफुली निकालेंगे तो इस तरह का ग्रेन्यूल्स बन जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ग्रेन्यूल्स बन गए। ये ग्रेन्यूल क्या अभी गिले हैं, क्योंकि उसमें क्या डाला था हमने, स्टार्च पेस्ट। ये क्या थे आपके वेट ग्रेन्यूल्स। इन वेट ग्रेन्यूल्स को क्या किया जाता है, फिर ड्राई किया जाता है। क्या करेंगे उसके बाद, ड्राई। किससे ड्राई किया जाता है आपका, बता देता हूँ, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर से। किससे, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर से इसको ड्राई किया जाता है। कैसे ड्राई करेंगे, जैसे इस तरह की स्ट्रक्चर है आपकी,
ठीक है, ये आपने इसके अंदर ये ग्रेन्यूल्स डाल दिए। शुरुआत में क्या थे, ड्राई थे। ठीक है, इसमें क्या है, नीचे क्या लगी हुई है, छलनी टाइप का लगा हुआ है जिसमें छेद है। ठीक है, नीचे गर्म। यहाँ से क्या किया जाता है, गर्म हवा दी जाती है। इसमें क्या दिया जाता है, हॉट एयर जेट। इसके अंदर जब हम हॉट एयर जेट देते हैं, गर्म हवा देते हैं, तो वो हवा यहाँ से जाती है, इन वेट ग्रेन्यूल्स को क्या करेगी, वो ड्राई कर देगी। ठीक है, ये वेट ग्रेन्यूल्स क्या हो जाएंगी, ड्राई। तो इस तरह से फिर वही प्रोसेस किया जाता है जो पिछले में किया था हमने। ग्रेन्यूल्स का आपका फॉर्मेशन हो गया। जब ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाए, फिर आप मशीन के अंदर ऊपर के अंदर डालेंगे, फीडिंग यूनिट में जाएगा, डाई में जाएगा, और आपके टैबलेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। दो मेथड बताए, वेट ग्रेनुलेशन और ड्राई ग्रेनुलेशन। तो वेट ग्रेनुलेशन कौन से ड्रग्स के लिए किया जाता है, जिनकी कंप्रेसिबिलिटी गुड ना हो। ठीक है, कौन सी के लिए किया जाता है, नॉट गुड कंप्रेसिबिलिटी, या क्या बोल देते हैं, पुअर कंप्रेसिबिलिटी जिन ड्रग्स की होती है, उन ड्रग्स में कौन सा किया जाता है आपका, वेट ग्रेनुलेशन। ठीक है, आपकी टैबलेट का फॉर्मेशन हो गया, तो उसके बाद क्या लगाया जाता है, उसके क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको पता होगा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट लगते हैं। तो अब हम बताते हैं, ये जो पढ़ाया जा रहा है, हर क्वेश्चन एक जो वर्ड बताया जा रहा है, ये हर क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपको थ्योरी नहीं पढ़ाई जा रही, ये एक तरह से आपके एमसीक्यूज ही पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके एमसीक्यू है एक तरह से। अगला आपका आता है क्वालिटी कंट्रोल, या क्या बोलते हैं इनको, इवैल्यूएशन टेस्ट। आपकी टैबलेट जो आपने बनाई वो सही बनी है या नहीं बनी। ठीक है, उसके लिए आपके टेस्ट लगाए जाते हैं, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट या इवैल्यूएशन टेस्ट। तो फर्स्ट टेस्ट लगाया जाता है आपका कंटेंट, कौन सा टेस्ट, कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट टेस्ट। कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, यानी कि जो आपने ड्रग बनाई है, ठीक है, उसके अंदर जैसे लिखा हुआ है किसी की पैरासीटामोल 500 mg, तो उस टैबलेट के अंदर 500 mg है या नहीं है, वो टेस्ट है आपका कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट टेस्ट। तो ये टेस्ट कितनी टैबलेट्स पे लगाया जाता है, आपकी सैंपल में कितनी टैबलेट ली जाएंगी, आपकी कोई भी रैंडमली 10 टैबलेट उठाई जाएंगी, जहाँ पे आपने टैबलेट रखी है उसमें से। ठीक है, 10 टैबलेट उठाई, उसके ऊपर क्या लगाया जाता है, उनका ऐसे लगाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्या किया जाता है उनका ऐसे। ठीक है, उनका ऐसे किया जाएगा। ऐसे में क्या बताई जाएंगी, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन होता है। पूछ लिया जाता है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट चेक करने के लिए क्या किया जाता है, तो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन क्या होता है, ऐसे के अंदर क्या किया जाता है, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन किया जाता है। तो उस ड्रग के अंदर कितनी आपकी मतलब जैसे 500 एग्जाम्पल के तौर पे 500 mg है आपकी ड्रग, तो उसके अंदर कितनी होनी चाहिए, ±10%। कितना चलेगा, ±10% लेबल के हिसाब से, जो उसके लेबल पे लिखा हुआ है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं 500 mg तो कितनी चलेगी, 490 mg टू 510 mg तक अगर उसके अंदर इंग्रेडिएंट है, तो वो आपकी ड्रग क्या हो जाएगी, यानी कि क्वालिटी को पास करती है। ठीक है, ये किस लिए किया जाता है, आपसे कोई पूछ ले कि कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट किस लिए किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है, मान लो आपने एक स्ट्रिप खरीदी, ठीक है, मान लीजिए आपने एक स्ट्रिप खरीदी है, उस स्ट्रिप के अंदर 10 टैबलेट थी। ठीक है, ये एक स्ट्रिप खरीदी आपने, इसमें अंदर मान लो 10 टैबलेट थी। ठीक है, तो हर टैबलेट के अंदर क्या होना चाहिए, 490 से 500 mg की, अगर 490 से 510 mg के बीच में ही डोज होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी टैबलेट के अंदर 600 mg है, किसी के अंदर 200 mg है। तो उसके लिए ये टेस्ट किया जाता है आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एपीआई चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। ठीक है, आपसे पूछ लेता है कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट किस लेवल तक होने चाहिए, तो लेवल से ±10% तक चल जाएगा आपका। ठीक है, लेवल से कितना, ±10%। तो फर्स्ट टेस्ट हो गया आपका कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। सेकंड आपका आता है वेट वेरिएशन टेस्ट। कौन सा आएगा आपका सेकंड, वेट वेरिएशन। कि आपने जो टैबलेट बनाई है उनका वेट भी तो एक जैसा होना चाहिए, नहीं कि एक टैबलेट बहुत मोटी है एक टैबलेट बहुत पतली है,
तो वेट वेरिएशन के लिए टेस्ट लगाया जाता है। इसके अंदर कितनी टैबलेट्स दी जाती है? 20 टैबलेट। उसके अंदर कितने दी थी हमने? 10 टैबलेट। ये क्वेश्चन भी पूछेंगे 10 20 वाला भी। तो इसके लिए क्या होता है कि इसमें हम एपीआई को नहीं मानते। जो हम पढ़ रहे हैं ना, टैबलेट लिखा होता है 500 mg, आपको लगा कि 500 mg तो इस टैबलेट के अंदर 500 mg वजन है। नहीं, वो टैबलेट का नहीं, वो एपीआई का वजन है। वो किसका वजन होता है? आपका एपीआई का, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। लेकिन उस टैबलेट का कुछ अलग ही वजन हो गया, यानी 1 ग्राम हो गया या 5 ग्राम हो गया, 10 ग्राम, कुछ भी वजन हो सकता है। तो उस वजन के बारे में टेस्ट लगाने के लिए हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं? वेट वेरिएशन टेस्ट। इस वेट वेरिएशन में क्या जाता है? 20 टैबलेट्स दी जाती हैं। ठीक है, कितनी ली हमने? 20 टैबलेट्स। उसके लिए फॉर्मूला आता है फिर एवरेज वेट इंटू मल्टीप्लाई इंटू 100। ठीक है, ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब नोट कर लीजिए। डेल्टा डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया? एवरेज वेट माइनस प्रिंटेड वेट। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं पूछा जाता। सबसे पूछे जाने वाली चीज़ ये है, अगर कोई टैबलेट आपकी इतने 80 mg से, कितने mg से? 80 mg से उसका वेट ज़्यादा है, ना कि एपीआई की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ टैबलेट के टोटल वेट के। अगर 80 mg या उससे कम वेट है तो वेट वेरिएशन आपका होना चाहिए ±10%। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। अगर आपकी टैबलेट का वेट 80 से 250 mg के बीच है, 80 से कितना mg? 250 mg के बीच में है, तो ±7.5% वेट वेरिएशन चल सकता है। अगर 250 mg से ज़्यादा आपकी टैबलेट का वेट है तो क्या चलेगा आपका? ±5%। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा हुआ है। ये अकॉर्डिंग टू क्या है? एज पर इंडियन फार्मा, एज पर आईपी। ठीक है, एज पर आईपी है आपका। एज पर इंडियन फार्माकोपिया। ओके, तो ये हो गया आपका वेट वेरिएशन। तो ये 3 चीज़ें याद रखनी है, ये बहुत बार पूछा हुआ है, हर दूसरे एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन। 80 mg से अगर टैबलेट का वेट कम है तो ±10%, 80 से 250 है तो ±7.5 होगा, 250 से ज़्यादा है तो आप ±5% वेट वेरिएशन उसके लिए, यानी कि अगर इतने में रेंज में है तो वो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट को पार कर जाएगी। थर्ड टेस्ट आता है आपका फेबिलिटी टेस्ट। कौन सा आता है? फेबिलिटी। ये हर जो चीज़ पढ़ाई जा रही है आपका एक तरह से एमसीक्यू, हर क्वेश्चन एक एमसीक्यू अपने आप में। फेबिलिटी टेस्ट, फेबिलिटी टेस्ट में क्या आता है आपका? इसमें क्या देखा जाता है? आपका एक रोचली फेबिलेटर होता है। ठीक है, इसके बारे में, रोचली फेबिलेटर के बारे में अलग अलग से भी क्वेश्चन आया है आपका। रोचली फेबिलेटर, जब आपने डी फार्म बी फार्म किया होगा तो लैब में भी देखा होगा कैसा। अभी डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, ये उसमें कांच का पहिया जैसा लगा हुआ होता है ऊपर की तरफ, नीचे एक स्टैंड होता है आपका। ठीक है, ये ऑन ऑफ के बटन हो गया आपके स्विच। ठीक है, तो इसकी जो हाइट, इस रोचली फेबिलेटर, ये जो मैंने नाम लिखा रोचली फेबिलेटर की स्ट्रक्चर में, इसके बारे में ये डायमेंशन भी पूछी गई है इसकी। ये जो आपका पहिया जैसा दिख रहा है, इसकी आपकी हाइट होती है 15 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर, या इंच में लेंगे तो 6 इंच। ठीक है, ये किस तरफ इस तरह से रोटेट होता है आपका। ओके, इसके अंदर टैबलेट्स, इसको खोल के और यहाँ डाली जाती है। इसके अंदर टेस्ट लगाने के लिए कितनी टैबलेट? 20 टैबलेट दी जाती है। कितनी टैबलेट? 20 टैबलेट्स दी जाती है। ओके, इसकी स्पीड क्या रखी जाती है? इसकी स्पीड के बारे में पूछा हुआ है, इसके आरपीएम के बारे में पूछा हुआ है। स्पीड रखी जाती है 25 आरपीएम। ठीक है, टाइम भी पूछा जाता है इसका, कितने टाइम चलेगा ये? 4 मिनट तक चलाएंगे इसको। देन उसके बाद कितने राउंड मारेगा? कितने राउंड हो गए? 25 और 100 राउंड चलेगा। ठीक है, इसके अंदर फोर्स कौन सा लगता है? तो इसके अंदर फोर्स लगते हैं एब्रेसिव, एब्रेसिव एंड इम्पैक्ट, दो फोर्स लगते हैं। बताता हूँ कैसे लगता है। एब्रेसिव, जैसे ये टैबलेट ये इस तरह से रोटेट करेगा आपका गोल गोल, जैसे इसने रोटेट किया तो टैबलेट्स कहाँ ऊपर की तरफ मूवमेंट करेंगी, ऊपर की तरफ गई, आपस में रगड़ती हुई गई, तो कौन सा फोर्स लगा? एब्रेसिव। जैसे ये यहाँ पहुँचेंगे तो टैबलेट यहाँ से कहाँ गिरेगी? नीचे की तरफ, तो कौन सा फोर्स लगा? इम्पैक्ट। फिर टैबलेट यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ेगी, एब्रेसिव, फिर गिरेगी, इम्पैक्ट। आपस में जब रगड़ने लगती है टैबलेट ऊपर से नीचे एक दूसरे के ऊपर भी गिरेंगी तो कौन सा फोर्स लगेगा? वो आपका
इम्पैक्ट आपस में रगड़ेंगे, कौन सा फोर्स लगेगा, अब्रेसिव फोर्स। तो इसमें पूछा जाता है कि रोचुली फेब्रिलेटर में कौन कौन से फोर्स लगते हैं, तो अब्रेसिव और इम्पैक्ट फोर्स लगता है। तो इसके टेस्ट को पास करने के लिए जो टैबलेट है उसके वेट में कितना वेट लॉस नहीं होना चाहिए, 1% से ज़्यादा, ठीक है, 1%, नॉट मोर देन 1%। 1% से अगर ज़्यादा टैबलेट ने अपना वेट लॉस कर दिया, इसका मतलब वो टेस्ट को क्या कर चुकी है, पास नहीं करके गई है, यानी कि वो टेस्ट में फेल हो गई है। क्यों किया जाता है टैबलेट, जैसे टैबलेट स्ट्रिप में जाती है तो वहाँ से जैसे मैन्युफैक्चरर से डीलर के पास जाएगी, वहाँ से मेडिकल स्टोर में जाएगी, मेडिकल स्टोर से कस्टमर के पास, तो उसमें बहुत सारे इम्पैक्ट और अब्रेसिव दोनों फोर्स लगते हैं। तो उसी को चेक करने के लिए टेस्ट लगाया जाता है, वरना पेशेंट के पास पहुँचते पहुँचते तो पाउडर ही पहुँचेगा ना, अगर ये टेस्ट पास नहीं करेगी तो पाउडर ही पहुँचेगा। इसलिए अब्रेसिव और इम्पैक्ट फोर्स लगाए देख के फ्रेबिलिटी टेस्ट लगाया जाता है। फ्रेबिलिटी टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट रोटरी फ्रेबलेटर का नाम, उसकी हाइट वगैरह चेक कर ली जाती है। उसके बाद आती है टैबलेट की हार्डनेस, 4 नंबर पे हार्डनेस, ठीक है। हार्डनेस चेक किससे करेंगे, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ है इसका। ओल्डेस्ट हार्डनेस टेस्टर का नाम मोन सेंटो हार्डनेस टेस्ट, मोन सेंटो हार्डनेस टेस्टर। ये क्या करता है, ओल्डेस्ट है ये आपका सबसे, ठीक है। ओल्डेस्ट आपसे कोई पूछ लेगी ओल्डेस्ट हार्डनेस टेस्टर का नाम क्या है, तो आपका मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर। एक आता है आपका दूसरा फाइजर, ठीक है, कौन सा आपका फाइजर हार्डनेस टेस्टर होता है, ठीक है। तो इसमें आपका ये दो हार्डनेस टेस्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, टैबलेट को कैसे रखा जाता है, एक जैसे ये आपकी टैबलेट है, इस तरह से टैबलेट है, तो इसमें टैबलेट को रखा जाएगा इस तरह से खड़ी करके इसको, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, डायमेट्रिक प्रेसिंग स्ट्रेंथ चेक की जाती है इसकी। कौन सी स्ट्रेंथ, डायमेट्रल प्रेसिंग स्ट्रेंथ, यानी कि डायमीटर के हिसाब से उसकी प्रेसिंग स्ट्रेंथ देखी जाती है। यानी कि टैबलेट ऐसे ही होती है नॉर्मल, तो उसको खड़ा करके उसके अंदर रखा जाएगा, देखा होगा हार्डनेस टेस्ट, उसके अंदर रखा जाएगा, फिर ऊपर से और नीचे से उसको दबाव डाला जाएगा, ठीक है। तो कितना दबाव झेल जानी चाहिए आपकी टैबलेट, 4 to 5 kg, है ना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, कितना वेट, 4 to 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर फोर्स लगाया जाता है। अगर इस फोर्स के अंदर आपकी टैबलेट नहीं टूटती, ठीक है, ये हो गया आपका हार्डनेस टेस्ट। उसके बाद पांचवा लगाया जाता है आपका डिसइंटीग्रेशन। कौन सा टेस्ट लगाया जाता है आपका, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। तो इस टेस्ट को लगाने के लिए क्या किया जाता है, आपका एक मशीन होती है डिसइंटीग्रेटर, ठीक है, उसमें आपका टैबलेट्स को डाला जाता है, उसमें आपकी टैबलेट्स को डाला जाता है। अभी मशीन की स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको, तो देखी होगी आपने लैब में। ठीक है, इस तरह की आपकी एक मशीन होती है, ठीक है। इसके अंदर 6 टैबलेट रखने का इसका मतलब है। ठीक है, नीचे की तरफ क्या लगी होती है आपकी, छलनी, सील, नीचे की तरफ क्या लगी हुई है, छलनी, ये हो गया आपका। अब इसके अंदर क्या लगा हुआ था, ये पूरा याद रखना आपको किसमें कितना क्या है, ठीक है। जो नीचे ये है सीव लगी हुई है, ये सीव, इसकी साइज होती है 10 मैश की छलनी होती है, 10 मैश साइज की छलनी होती है, ठीक है। उसके ऊपर जैसे ये, इसमें आपको क्या भरा जाता है, लिक्विड भरा जाता है, यानी कि आपका जो भी, अब लिक्विड के नाम भी बताऊंगा, इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, लिक्विड, नॉर्मल सलाइन पर जो भी मैं बताऊंगा अभी आगे, किस तरह के ड्रग के लिए कौन सा भरा जाता है। इसके अंदर लगभग 990 ml, 990 ml आपका लिक्विड भरा होता है, या आप क्या बोल सकते हैं 1 लीटर के आसपास, लगभग 1 लीटर आपका इसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है, ओके। यहाँ ऊपर की तरफ कितना स्पेस खाली छोड़ा जाता है, यानी कि जो बीकर सा लगा हुआ है इसके ऊपर 2.5 सेंटीमीटर खाली स्पेस छोड़ा जाता है,
ना 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो आपका लगा हुआ है 2.5 सेंटीमीटर ऊपर स्पेस होता है, वो 0.5 सेंटीमीटर नीचे स्पेस होता है ना। ये जो आपका बीच में लटका हुआ है इसकी बात कर रहा हूँ। ओके, इसको किस साइकिल पे घुमाया जाता है? 28 to 32 साइकिल पर मिनट इसको रोटेट करवा देता है। 28 to 32 साइकिल पर मिनट। इसका टेम्परेचर कितना रखा जाता है? टेम्परेचर रखा जाता है इसका आपका 37, हमारा बॉडी टेम्परेचर है 37 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखा जाता है। ओके, अब बात आती है इसमें कौन से फ्लूइड भरे जाते हैं। तो इसमें आपका आता है 0.1 एन HCl, 0.1 एन HCl फ्लूइड भरा जाता है। ये क्या करता है आपका, अगर आप स्टोमक के अंदर चेक कर रहे हैं, है ना, स्टोमक के अंदर इसकी डिसइंटीग्रेशन देख रहे हैं तो 0.1 एन HCl से वो फिल किया जाता है। और अगर आप इंटेस्टाइन के अंदर देखते हैं तो 6.8 pH फॉस्फेट बफर, 6.8 pH फॉस्फेट बफर यूज किया जाता है। याद रहेंगे दोनों चीज़ें, ये आपसे पूछा जाता है। ओके, तो जैसे फर्स्ट हमारी टैबलेट आपके स्टोमक में कितने घंटे रहती है? लगभग 2 घंटे। तो 2 आवर्स तक उस टैबलेट को किस में रखा जाएगा आपका? 0.1 एम HCl, इसको क्या बोला जाता है? सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड। और फिर 2 घंटे के बाद आफ्टर 2 आवर्स कौन सी फ्लूइड में रखा जाएगा उसको? 6.8 pH फॉस्फेट बफर, इसको क्या बोला जाएगा? सिमुलेटेड इंटेस्टाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो ये आ गया आपका डिसइंटीग्रेशन। अब हर टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम अलग अलग होता है, हर टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम अलग अलग होता है। ये डिसइंटीग्रेशन टाइम बहुत एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ टैबलेट का नोट कर लीजिए, डिसइंटीग्रेशन टाइम। समझ में आ गया डिसइंटीग्रेशन टेस्ट कैसे लगाया जाता है? तो डिसइंटीग्रेशन टाइम हर टैबलेट का अलग अलग होता है। सबलिंगुअल टैबलेट, सबलिंगुअल टैबलेट वो टैबलेट्स जो आपकी जीभ के नीचे रखी जाती हैं, ठीक है, जीभ के नीचे रखी जाती हैं। या दूसरी डिस्पर्सिंग टैबलेट, डिस्पर्सिंग टैबलेट, या आपकी बक्कल में अंदर रखी जाती है, बक्कल टैबलेट। इन सब टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम आपका होता है 3 मिनट्स। 3 मिनट के अंदर क्या हो जाएंगी? आपकी डिसइंटीग्रेट हो जाती है। दूसरा आपकी आती है एफरवेसेंट टैबलेट, एफरवेसेंट टैबलेट्स, ठीक है, एफरवेसेंट टैबलेट्स, इसका डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है आपका 5 मिनट। ये जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो इसका आता ही आता है। उसके बाद आती है आपकी कंप्रेस्ड टैबलेट। कौन सी टैबलेट? कंप्रेस्ड टैबलेट। कंप्रेस्ड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है आपका 15 मिनट, विद इन 15 मिनट का ना, ये सब विद इन है ना, ऊपर वाली विद इन 3 मिनट, विद इन 5 मिनट, विद इन 15 मिनट, है ना। कंप्रेस्ड टैबलेट्स को दूसरा क्या भी बोला जाता है? अनकोटेड टैबलेट, इन पे किसी तरह की कोई कोटिंग नहीं होती, अनकोटेड टैबलेट होती है। उसके बाद आती है आपकी फिल्म कोटेड टैबलेट। कौन सी? फिल्म कोटेड टैबलेट्स, इनका टाइम होता है आपका डिसइंटीग्रेशन टाइम 30 मिनट। फिर उसके बाद आती है आपकी शुगर कोटेड टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट, इनका डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है आपका 60 मिनट। फिर उसके बाद आती हैं आपकी इंटेरिक कोटेड टैबलेट, इंटेरिक कोटेड टैबलेट। इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स का टाइम होता है लगभग 3 घंटे। 3 घंटे कैसे बताया हमने? सबसे पहले किस में रखेंगे इसको? 0.1 HCl में रखेंगे। कितने घंटे तक? 2 घंटे तक। तो ये 2+1 भी हो जाता है। इंटेरिकोटेड टैबलेट को सबसे पहले रखेंगे 0.1 HCl सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फूड में, फिर उसके बाद रखेंगे सिमुलेटेड इंटेस्टाइनल फूड में। तो ये उसके बाद 1 घंटे के अंदर डिजोल्व हो जाती है। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि च्यूएबल टैबलेट्स जो होती है, कौन सी? च्यूएबल टैबलेट्स, च्यूएबल टैबलेट और आपकी सस्टेन रिलीज टैबलेट, सस्टेन रिलीज टैबलेट्स, तो इनके लिए ये टेस्ट नहीं लगाया जाता। कौन सा टेस्ट? डिसइंटीग्रेशन टाइम टेस्ट, ठीक है, इनके लिए टेस्ट नहीं लगाया जाता, तो नॉट एप्लीकेबल,
इनके लिए कौन सा टेस्ट नॉट एप्लीकेबल होता है। तो आपसे अगर पूछ दे कि ऐसी कौन सी टैबलेट है जिनके ऊपर आपका डिसइंटीग्रेशन टेस्ट नहीं लगता था, वो टैबलेट्स का नाम बताएंगे आप। 6 पे आता है आपका डिसोल्यूशन टेस्ट। डिसोल्यूशन टेस्ट, ये टेस्ट वैसे क्यों लगाया जा रहा है पता चल रहा है कि आपने जो टैबलेट खाई वो स्टोमक के अंदर गई, ठीक है। ये देखिए, ये आपका स्टोमक है, ठीक है। आपने जो टैबलेट खाई है वो सबसे पहले स्टोमक के अंदर गई। यहाँ पे जाके क्या होगी, वो बड़े बड़े पार्टिकल, पहले पूरी ये टैबलेट गई थी, वो धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगी। जैसे हमने क्या बनाई थी अभी ऊपर बताई थी, ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स में टूटेगी, फिर पार्टिकल्स में टूटेगी। अभी तक क्या पता, हमने क्या क्या पता कराया कि जो इसके अंदर जो फूड था स्टोमक के अंदर, इसके अंदर ये आपकी ड्रग क्या हो चुकी है, टूट टूट के घुल चुकी है। अब इसके बाद कहाँ जाना है इसको, ब्लड के अंदर, तो उसके लिए आपका डिसोल्यूशन टेस्ट लगाया जाता है। कौन सा टेस्ट लगाया जाता है, उसका पता लगाने के लिए डिसोल्यूशन टेस्ट लगाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ड्रग आपकी मिक्स हो चुकी है, अब इसके बाद कहाँ जाएगी, आपकी ब्लड के अंदर जाएगी। तो इसके लिए कौन सा, IVC, इन विवो इन विट्रो कोरिलेशन, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाए इन विवो इन विट्रो कोरिलेशन कौन से टेस्ट से रिलेटेड रहता है, तो आप क्या बताएंगे, डिसोल्यूशन टेस्ट से। ये बहुत हाई लेवल का बात है, हाई लेवल का क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है। इन विट्रो, इन विवो इन विट्रो कोरिलेशन किससे रिलेटेड है, आपका डिसोल्यूशन टेस्ट से रिलेटेड है। इसमें क्या होना चाहिए, ड्रग 100% डिजोल्व होनी चाहिए। कितना परसेंट, 100% ड्रग। उसमें तो 100% ड्रग का नहीं था डिसइंटीग्रेशन में, इसमें बट 100% ड्रग डिजोल्व होनी चाहिए। इसके लिए क्या किया जाता है, आपका वैसा सा ही आपका इक्विपमेंट होता है, वही सेम लगभग, ठीक है। थोड़ा सा चेंज होता है, जैसे ये उसमें जो बीकर जैसे स्ट्रक्चर होता है, इसमें सेम वही। इसके अंदर क्या लगा रहता है, एक CU जैसा बास्केट जैसा लगा हुआ होता है, ठीक है। इस बास्केट के अंदर क्या रख दी जाती है, आपकी एक टैबलेट रखी जाती है। उसके अंदर कितनी टैबलेट रखी जाती है, एक बार में 6 टैबलेट। इसके अंदर एक टैबलेट रखी जाएगी। इसकी मैच साइज कितनी होती है, 36। उसकी मैच साइज कितनी बताई थी मैंने आपको, 10। 36 मैच साइज होती है। इसका टेम्परेचर कितना, उसका टेम्परेचर बताया था आपको 37। इसका भी 37 डिग्री सेल्सियस, उसमें +-2 था, इसमें ±0.5 डिग्री, क्योंकि ये हम डायरेक्ट इससे रिलेटेड करके देख रहे हैं बॉडी से, बॉडी के अंदर ड्रग जाके कैसे रिएक्ट करेगी। उसके अंदर कितना फ्लूइड भरा हुआ था, 1000 ml। इसी में भी वही सेम 1000 ml लगभग, नहीं तो एग्जैक्ट बताएं तो 990 ml भरा हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा था 990 है, इसमें तो 990 आएगा, उस टाइम ऑप्शन में दोनों होंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। इसका जो रोटेशन, हर ड्रग का अलग अलग रोटेशन होता है, तो उसको कितने RPM पे घुमाया जाएगा, उसको 37 to 40 उस पर घुमा रहे, इसको घुमाया जाएगा +-4 तक वैलिड है ये, +-4। जैसे किसी ड्रग के लिए हमें 100 बताया गया है 100 RPM पे, तो 104 या 96 से 104 के बीच में कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो ये आपको याद रखना है, डिसोल्यूशन टेस्ट हो गया। इन विवो इन विट्रो कोरिलेशन 100% ड्रग डिसोल्व होने से +-4 टेम्परेचर का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ओके। तो इसमें जो हमने ये बताई है, ठीक है, ये छलनी जैसे स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, बास्केट, ठीक है। इसमें एक और डिसोल्यूशन एपरेटस आता है, इस बास्केट की जगह इस तरह का भी होता है, पैडल जैसा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें याद रख लेना, मैं नोट करवाता हूँ। टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट क्या होता है, पैडल, टाइप फर्स्ट पैडल हो गया। टाइप सेकंड डिसोल्यूशन एपरेटस में क्या आएगा आपका, बास्केट, बास्केट। एज पर ये तो क्या हो गया, एज पर इंडियन फार्माकोपिया, एज पर IP। अगर आपसे पूछ दिया जाए एज पर BP, तो ये जस्ट उल्टा होगा, ब्रिटिश फार्माकोपिया के हिसाब से क्या हो जाएगा, फर्स्ट पे क्या आता है उनका बास्केट, सेकंड पे क्या आता है उनका पैडल लगता है, ठीक है। अगला इसमें टेस्ट में चेक किया जाता है आपका 7वें नंबर पे थिकनेस, उस टैबलेट की थिकनेस कितनी है। क्यों, हर टैबलेट की थिकनेस भी सेम होना चाहिए, वरना कोई टैबलेट ज़्यादा थिक है, कोई पतली, तो देखने में भी अच्छी नहीं लगती। तो आपका 7 नंबर पे आता है थिकनेस। थिकनेस में आता है आपका +-5। इससे देखे जाएंगे +-5 एवरेज से, सबका एवरेज निकाला जाएगा। कोई भी 20 टैबलेट्स देंगे, एवरेज देखा जाएगा, उस एवरेज से क्या होना चाहिए, +-5। इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, यूज़ माइक्रोमीटर। क्या यूज़ किया जाता है थिकनेस चेक करने के लिए, यूज़ माइक्रोमीटर, और या दूसरा क्या यूज़ किया जाता है, स्लाइडिंग क्लिपर, ठीक है। स्लाइडिंग आपने जो प्रैक्टिकल किए होंगे तो वहाँ देखे होंगे, स्लाइडिंग क्लिपर थिकनेस चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। 8 नंबर पे क्या देखा जाता है, उसका सरफेस,
अभी तक तो हम इक्विपमेंट्स देख रहे थे, अब हम सरफेस देखेंगे। सरफेस कैसी होनी चाहिए टैबलेट की? स्मूथ। अगर ऊपर नीचे होगी तो पेशेंट खाने वाले को लगेगा यार ये टैबलेट असर ही नहीं करेगी, साइकोलॉजी इफेक्ट नहीं शो करेगी। अपीयरेंस दिखने में भी कैसी होनी चाहिए? शाइनी, ये नहीं कि गंदी सी दिख रही है वो आपको, है ना, सुंदर दिखनी चाहिए, साफ दिखनी चाहिए। ओके, ये टेस्ट लगा के देखे जाते हैं। ओके, फिर एक 9 पे आता है जीरो डिफेक्ट चेक किया जाता है टैबलेट का। जीरो डिफेक्ट, जीरो डिफेक्ट में क्या देखा जाता है? उस टैबलेट के ऊपर कोई हेयर पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए, उसके ऊपर डस्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसका टेक्सचर देखा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि जीरो डिफेक्ट में क्या क्या चेक किया जाता है ना, टैबलेट्स का, या पूछ दिया जाता है जीरो डिफेक्ट किसमें देखा जाता है? टैबलेट्स में उसके हेयर पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए, उसका डस्ट नहीं होना चाहिए, उसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए, उसका अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, ये सब किसमें देखा जाता है? आपका जीरो डिफेक्ट में। ओके, ये हो गया आपका जीरो डिफेक्ट के लिए। ओके दोस्तों, तो नियमित फार्मा क्लासेज के साथ जुड़े रहिए, आगे कंटिन्यू टैबलेट क्लास के लिए। जय हिंद, जय भारत।